दोस्तों नमस्कार। हो सकता है आज आपको बहुत कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा हो। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जो सोच प्रधानमंत्री मोदी की 2014 में थी और जिसका खुला जिक्र 2018 में यानी 2019 के चुनाव से पहले कर दिया गया था, उसकी मियाद 2025 में पूरी हो जाएगी। यानी कुल मिलाके इस सरकार के पास 361 दिन बचे हुए हैं और यह कोई जादू होगा जब इस देश की इकोनॉमी दिसंबर 2025 में $5 ट्रिलियन की होगी। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि यह इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की नहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया है वो वाकई चौंकाने वाला है। जो ऐलान, जो वादे, जो दावे किए गए वो सब चौंकाने वाले हैं। यह अलग मसला है कि इकोनॉमी के हर क्षेत्र में चीजें अभी बिखरी हुई है। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, वो माइनिंग का सेक्टर हो, वो कम्युनिकेशन का सेक्टर हो, वो रिटेल का सेक्टर हो, वो इस देश के भीतर में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने की परिस्थिति में सरकार बजट में दिखाते हुए आ भी गई। शायद वह रास्ता भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत है क्या? हकीकत कोई भी कहेगा अच्छा भारत विकसित हो जाएगा, दिसंबर 2025 तक भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, भारत वाकई तीसरे नंबर पर आ जाएगा, वो जर्मनी जापान को पीछे छोड़ देगा। बहुत सारे सवाल हर जहन में जरूर होंगे, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2018 में खुले तौर पर इसका जिक्र किया था कि भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होगी। और उसके बाद की परिस्थितियां इस देश के भीतर में जो भी मंत्रालय, जो भी मंत्री संभाल रहा है, अपने मंत्रालय से लेकर वह जो भी बातें कहता था उसमें खुले तौर पर कहता था कि देखिए प्रधानमंत्री ने सोचा है तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो ही जाएगी। एक लंबी फहरिस्त है। बीते दिनों चुनाव हो रहे थे। चुनाव के वक्त चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री ने 2025 का टारगेट दिया, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। उससे पहले लाल किले के प्राचीर से बोले, उससे पहले ब्रिक्स की सभा में बोले, उससे पहले G20 में बोले, उससे पहले अलग अलग इकोनॉमिक फोरम में बोले और सबसे पहले 2018 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोले। और उसके बाद तो पूछिए नहीं, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या दुनिया भर की तमाम रेटिंग इंस्टीट्यूशंस हो, सभी ने कहा कि भारत की इकोनॉमी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। यह अलग मसला है कि पिछले क्वार्टर में भारत की जो रफ्तार थी वो सबसे कम नजर आने लगी। यह अलग मसला है कि इस दौर में भारत के असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए मजदूरों की तादाद कितनी है या असंगठित क्षेत्र में कितने कामगार हैं। बीते 10 वर्षों में यानी 2015 के बाद से इसका कोई आंकड़ा सामने आया नहीं है। यानी दुनिया के सामने भारत ऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ी हुई पूरी इकोनॉमी को रखता है और उसके बाद उस इकोनॉमी के आसरे GDP की रफ्तार खींची जाती है। लेकिन आज तो जिक्र $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। तो आज शुरुआत हमें लगता है कि 2018 में प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठे हुए तमाम विकसित देशों के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे सुन रहे थे, एक बार फिर शुरुआत आज उसी से की जाए। India 2025 are capable of contributing to the building of a $5 trillion economy by 2025. Not just that, when innovation and entrepreneurship makes them job givers and not just job seekers, you can imagine how many more paths will open up for them, for their country, and for your business. You are all major leaders of the world and are very well aware of the changes that are taking place in the world, the improvement in India's rankings and ratings, and the path that we have chosen for the future.
अब यह तो 2018 में कही गई बात है। उसके बाद कितने बरस बीत गए ये आप उंगलियों पर गिनना शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 में, और उस 19 चुनाव में प्रचार के वक्त प्रधानमंत्री मोदी 5 ट्रिलियन का जादुई आंकड़ा लेकर अपने साथ चले। हर वो मंत्री जब दोबारा से 2019 में जीत गए तो हर किसी ने मान लिया, हां अब लक्ष्य पूरा हो गया। और इस सफर पे वो कैसे निकलते हैं इन तमाम परिस्थितियों के बीच, हमें लगता है पहले दुनिया में भारत की स्थिति इस वक्त क्या है। आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि दरअसल अमेरिका की जो जीडीपी है वो 28.78 ट्रिलियन डॉलर की है, नंबर 1 पर है। नंबर 2 पे चाइना है, 18.53 ट्रिलियन डॉलर, चाइना दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है, 4.59 ट्रिलियन डॉलर। चौथे नंबर पर जापान है, 4.11 ट्रिलियन डॉलर। पांचवें नंबर पर भारत है, भारत 3.41 ट्रिलियन डॉलर। अब सवाल यह है कि तकरीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी 1.59 ट्रिलियन डॉलर अगले 361 दिनों में सरकार को लक्ष्य पूरा कर लेना है, क्योंकि वादा 2018 से चला आ रहा है। और बीते दिनों तो बार बार हर किसी ने कहा, इस रूप में कहा कि अब 5 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी हो ही जाएगी। और इस रास्ते एक चीज और समझनी होगी कि दुनिया के भीतर इकोनॉमी और जनसंख्या के लिहाज से अगर पर कैपिटा इनकम पे हम आएंगे, यानी प्रति व्यक्ति आय पर आएंगे, तो भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर बनाने की जो सोच है, उस सोच में आम आदमी, सामान्य व्यक्ति, जनता, बहुसंख्यक तबका कहीं कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि दुनिया के पहले 100 देशों में जीडीपी के तहत जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसमें भारत कहीं नहीं है। यानी प्रति व्यक्ति आय कम है, तो यहीं से सवाल शुरू होता है, क्या भारत की इकोनॉमी चंद हाथों में सिमट गई? जो इकोनॉमी दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, उसका जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है? ये सारे सवाल आपके जहन में जब होंगे, तब आपके जहन में 2 और सवाल होंगे। एक सवाल यह होगा कि इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। आप कहेंगे सही बात है। दूसरी तरफ इस देश के जो टॉप मोस्ट कॉरपोरेट हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की शुरुआत जो कि क्रिमिनल एस्पेक्ट में चलती है, वह न्यूयॉर्क की अदालत ने अब उसकी क्लीन चिट दे दी। और उस दिशा में इस देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट और सत्ता के सबसे करीबी अडानी को लेकर यह सवाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ा होने लगा है और देश के भीतर भी बड़ा होने लगा है कि जब किसी कॉरपोरेट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सुनवाई क्रिमिनल एस्पेक्ट में हो रही हो कि उन्होंने घूस दिया, तो ऐसे में सत्ता के साथ उनका नेक्सस कैसे चल सकता है? तमिलनाडु ने देर नहीं लगाई, कहा कि हम आपका टेंडर कैंसिल करते हैं। जो आपने मीटर को लेकर किया, इससे लगता है कि आपने गड़बड़ी की है, और महंगा चार्ज वसूलने का आरोप लगाते हुए तमिलनाडु की सरकार ने टेंडर कैंसिल कर दिया। आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू की सरकार, बीजेपी का समर्थन, केंद्र में भी दोनों एक साथ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सबूतों के बगैर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो भारत के भीतर की राजनीति जो देसी मिजाज में चलती है, वह भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट को सत्ता और कॉरपोरेट के हिसाब से देखना चाहती है, लेकिन इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यह तो नजरिया है भारत के भीतर की राजनीति का। लेकिन दुनिया की इकोनॉमी में जो भागीदारी भारत की है वो 3.61% की है, यानी ओवरऑल पॉपुलेशन के मद्देनजर भारत की भागीदारी सिर्फ 3.61% की है। अमेरिका की भागीदारी लगभग 26.4% की है। चाइना की भागीदारी लगभग 17% की है। जर्मनी की भागीदारी 4.21% की है। जापान की भागीदारी 3.7% की है। इस लिहाज से अगर आप देख रहे हैं तो अब यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल यह आया कि क्या वाकई दुनिया के अलग अलग मंचों पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो आपने सुन लिया, अब उसके बाद सोचिए ब्रिक्स, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं दुनिया पर जो भी असर इकोनॉमी का हो रहा हो, लेकिन भारत की इकोनॉमी पर कोई असर नहीं है। और भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, क्योंकि हमारा ग्रोथ इंजन जबरदस्त है। और उसी दौर में देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, इस देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, सभी उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और तो और पूर्व राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद ने भी 10 सितंबर 2019 को एक ट्वीट किया था एक्स पर, और उसमें उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारत का टारगेट है 2025 तक 5 ट्रिलियन हो जाना। रामनाथ कोविंद एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी बनी उसको चेयर कर रहे हैं, यानी लीड कर रहे हैं, और वो सरकार की तमाम वैचारिक सोच को लागू कराने के लिए चूंकि तमगा पूर्व राष्ट्रपति का साथ में जुड़ा हुआ है, तो जाहिर है किसी को भी लगेगा कि एक इंटेलेक्चुअलिज्म एस्पेक्ट में चीजें चल रही हैं। तो रामनाथ कोविंद जी यानी पूर्व राष्ट्रपति जी ने भी 2025 का टारगेट लिया, तो क्या कोई उनसे भी सवाल पूछेगा? 361 दिन बचे हैं, 1.59 ट्रिलियन डॉलर और चाहिए 5 ट्रिलियन होने के लिए। लेकिन सवाल क्यों पूछे? हमें तो लगता है पहले प्रधानमंत्री को ही अलग अलग मंचों पर जो वो कह रहे थे उसे एक बार फिर सुनिए, तब देसी राजनीति के भीतर का और इस देश की इकोनॉमी के असल सच को आप समझ पाएंगे। भारत की ग्रोथ स्टोरी में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लीप का रोड मैप जमीन पर उतर चुका है। अब भारत ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है, देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का। फ्रेंड्स, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही भारत 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएगा। India is now pursuing another dream to become a $5 trillion economy. अब आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री इस देश की इकोनॉमी को लेकर और अलग अलग क्षेत्रों को लेकर जो दावे या जो ऐलान करते रहे हैं उस दिशा में हम क्यों सोचें? सोचने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इकोनॉमी से जुड़ी हुई इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां समानांतर में चलती हैं, और यह सवाल वाकई बड़ा है कि इस देश के बहुसंख्य तबके को लेकर, उसकी आर्थिक सामाजिक माली हालत को लेकर सरकार जो सोचती है या फिर बीते 10 वर्षों में वो जो सोचती रही है, क्या उसको सामने लाने की जरूरत है? हम कहते हैं बहुत दूर मत जाइए, प्रयागराज में फिर से कुंभ की शुरुआत हो गई। इस बार जबरदस्त व्यवस्था की गई है, लेकिन याद कीजिए इससे पहले जब कुंभ में प्रयागराज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, उस वक्त कुछ लोगों के पांव उन्होंने धोए थे। जो हाथ से मैला ढोने वाले लोग हैं उनके पांव उन्होंने धोए थे। उसमें 2 महिलाएं थी, 3 पुरुष थे, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि अब इस देश के भीतर में किसी भी हालत में हाथ से मैला ढोने वाले नहीं रहेंगे, हम उन्हें खत्म कर देंगे। नवंबर 2020 में उन्होंने इसका ऐलान किया कि अगस्त 2021 तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि जो बजट भी दिया जाता है, जो कि फरवरी 2024 में बजट दिया गया, उसके मातहत इस बात का जिक्र था कि किस रूप में वह बजट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उससे 1 बरस पहले 2023 में इस क्षेत्र में एक नमस्ते करके एक्शन प्लान लाया गया। फुल फॉर्म था नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। अच्छी बात है, सरकार सोच रही थी। 97 करोड़ रुपए अलॉट हुए, लेकिन पैसे हुए सिर्फ 30 करोड़ रुपए पास। इस बार जो 2024 का हम जिक्र कर रहे हैं, जो फरवरी 2024 और जुलाई के महीने के बीच में भी अगर आप देखिएगा तो बजट में 117 करोड़ है, लेकिन फरवरी से जुलाई के बीच में 43 लोगों की मौत हो गई जो हाथ से मैला ढोते हैं, मैला निकालते हैं। और प्रधानमंत्री ने 2021 तक सब कुछ खत्म करने का ऐलान किया था, वह भी कुंभ के मौके पर। अगर आप और परिस्थिति को समझना चाहते हैं तो कुपोषण से मुक्ति यानी इंडिया फ्री ऑफ मैल न्यूट्रिशन 2022 तक हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक रिपोर्ट यूएस मेडिकल एसोसिएशन की आई। उसने कहा कि दरअसल भारत के भीतर 67 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि कुपोषण से प्रभावित हैं, और भारत नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, कांगो, बांग्लादेश, इजिप्ट, माली, सूडान, अंगोला इस कतार में खड़ा है। भारत सरकार ने देर नहीं लगाई, कहा कि यह सब कुछ फेक है, फालतू है। और यही सवाल जब लोकसभा में पूछा गया तो महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि 8.57 यानी 8 करोड़ 57 लाख इस देश में जो 6 साल से कम के बच्चे हैं, उसमें 17% यानी तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख बच्चे अंडरवेट हैं। उसमें तकरीबन 36% स्टंटेड है, यानी वो अंडर डेवलप है, यानी तकरीबन 3 करोड़ बच्चे अंडर डेवलप हैं। 6% बच्चे वेस्टेड है, यानी कमजोर है, यानी 51,42,000 बच्चे कमजोर हैं। अमेरिका ने रिपोर्ट दी, आपने खारिज कर दिया, पार्लियामेंट के भीतर आपने सच बता दिया। अब इस परिस्थिति के भीतर हमें लगता है इस देश का हर मंत्रालय को संभालने वाला मंत्री कैसे प्रधानमंत्री की इस पूरी सोच के साथ खड़ा होकर सरकार सिस्टमेटिक तरीके से लगातार जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बतलाती है उसमें कोई पीछे रहना नहीं चाहता है। मसलन देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री जी ने कहा 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे। इस पर टीका टिप्पणी करने वाले अभी भी टीका टिप्पणी करते हैं, मगर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 2014 से 2019 तक ये 5 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी बनाने की नींव रखने का काम भारत सरकार ने समाप्त कर दिया। अब देश के गृह मंत्री भी इस बात का खुले तौर पर जब जिक्र कर रहे हैं तो मान लेना चाहिए पहले प्रधानमंत्री की बात आपने सुनी, उसी को अलग तरीके से देश के गृह मंत्री ने रखा। लेकिन इस देश के जो कद्दावर नेताओं की पूरी फहरिस्त है उसमें आप जिक्र राजनाथ सिंह जी का भी कर सकते हैं, उसमें जिक्र इस देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का भी कर सकते हैं। नितिन गडकरी जी तो कई कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा, देखिए मैं बार बार इस बात का उदाहरण देता हूं कि भारत की जो ब्रॉड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो जाएगी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मापक जो है उस तर्ज पर होगा। 2024 बीत गया और उन्होंने अपने मंत्रालय की इकोनॉमी के जरिए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे होगी इसको लेकर उदाहरण भी बड़ा जबरदस्त दिया। उन्होंने कहा कि जितनी सड़कें बिछाई जा रही है, जिस रूप में बिछाई जा रही है, उसमें उन्होंने कहा मैं ऐलान करना चाहता हूं, और मुझे याद आते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। कैनेडी कहते थे कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अमेरिका रिच है, रिच कंट्री है, रईस देश है, बल्कि अमेरिका इसलिए रिच है क्योंकि अमेरिका की सड़कें अच्छी है, इसीलिए अमेरिका रिच है। तो भारत की इकोनॉमी के साथ भारत के भीतर का रोजगार होगा, अलग अलग क्षेत्रों की पूरी इकोनॉमिक ढांचा होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। जो भी इस दौर में कोर सेक्टर नेगेटिव एस्पेक्ट में चल रहा है या फिर उसका विकास दर नीचे आ गया वो भी बेहतरीन होगा। भारत में किसानों की आय जो लागत भी नहीं निकाल पा रही और किसान इस वक्त भी आंदोलनरत हैं कि सिर्फ एक एमएसपी को कानून बना दिया जाए, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको तो कम से कम आप कानून बना दीजिए। सरकार बनाने को तैयार नहीं है और कहती है कि देखिए हम एमएसपी बढ़ाते तो जा रहे हैं और 2014 की तुलना में कितना बढ़ा दिया हमने एमएसपी को, लेकिन सवाल है खरीदेगा कौन। यह ठीक उसी तरीके से है जैसे इस देश में जो जीएसटी है, जो टैक्स पेयर का पैसा है और टैक्स वसूली है, उसके जरिए सरकार अपनी योजनाओं को लागू कराने के लिए जो राजनीतिक तौर पर लाभ दे पाए उसको वो आगे बढ़ाती है। इसीलिए इलेक्शन के वक्त में जब तेलंगाना में प्रधानमंत्री मौजूद थे और माइक संभाला हुआ था देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने, तो उन्होंने उस वक्त क्या कहा ये जरूर सुनना चाहिए। मैं अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी के प्रसिद्ध वाक्य को दोहराते रहता हूं। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वो यहाँ के माइनिंग इंडस्ट्री को, ट्रेड बिजनेस को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को और विशेष रूप से जो डेवलपमेंट की छोटी छोटी सेंटर्स है उनको जोड़कर हम निश्चित रूप से रोजगार का निर्माण करेंगे। इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा, जवान लोगों को रोजगार मिलेगा और जो मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना, ये निश्चित रूप से यह सपना अमृत काल में पूरा होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि चुनाव का वक्त था, मंत्री महोदय को भाषण देना था, मंच पर प्रधानमंत्री विराजमान थे जो 2018 से कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2025 तक हम
पूरी कर लेंगे। तो फिर आपको एक बार याद दिला दें, नया बरस शुरू हो चुका है, 4 दिन बीत चुके हैं, 361 दिन बचे हुए हैं। इस 361 दिनों में तकरीबन $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को भारत को साथ में जोड़ना है। सवाल यह नहीं है कि इस देश के भीतर में किस स्थिति में मजदूर काम करता है, किसानों की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति कितनी विकट हो चली है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों नीचे चला गया है, इस दौर में लगातार इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है, चाइना के साथ रिकॉर्ड इंपोर्ट की दिशा में भारत कैसे चला गया है, अमेरिका नए टैरिफ लगाएगा तो उसके बाद कौन सी परिस्थिति होगी। सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि जो भी डाटा कलेक्शन होता है और नीति आयोग की जो भूमिका इस देश में होनी चाहिए, वो सब कुछ सरकार को क्या बचाने के लिए है कि गलत आंकड़ों के आश्रय आप चीजों को प्रस्तुत कर देंगे और दुनिया मान लेगी। दुनिया तो मान रही है, क्योंकि सरकार को जनता ने चुना है और सरकार जनता के हित के लिए काम करेगी, यह मानकर चला जाता है, तभी तो वो अगली बार चुनाव जीत पाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी तो तीसरी बार चुनाव जीते हैं, तो कौन भरोसा नहीं करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो आंकड़े किसी भी देश के चाहिए होते हैं, हमने शुरू में जिक्र किया था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। भारत दुनिया के उन चंद देशों में है जहां अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की तादाद 90% से ज्यादा है। भारत में यह 92% है और उसका कोई आंकड़ा, उसकी कोई इकोनॉमी, इसके भीतर शामिल लोग ही 5 किलो अनाज मुफ्त में पाते हैं। यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की इकोनॉमी इस दौर में गायब हो गई। और वो इकोनॉमी अगर नहीं है तो जीडीपी की पूरी रूपरेखा, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो इस देश के व्हाइट कॉलर काम करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो सोशल सिक्योरिटी है, उसी के आश्रय पूरी इकोनॉमी को दिखाया और बताया जाता है। और इस दिखाने बताने की प्रक्रिया में अगर प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिक्र कर रहे हैं तो दुनिया की कौन सी संस्थान नहीं मानेगी। 2019 में ही वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, उन्होंने तालियां बजाई और उन्होंने कहा, देखिए भारत की इकोनॉमी 2025 तक जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में हो जाएगी। तो भारत की बैंकिंग प्रणाली, भारत के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिस रूप में काम कर रहे हैं वो बेहद शानदार है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो कोई भी कहेगा, लेकिन कर रहे हैं 6 बरस पहले का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, अभी का नहीं। 6 बरस पहले उन्होंने माना, तो इस दौर में क्या उनसे भी पूछा जाए, आपने क्या देखा, समझा, परखा, और क्या उस आंकड़ों पर देखा जाए, या फिर चुनी हुई सरकार है, वो जो कहेगी कहेगी, सच के अलावे कुछ नहीं कहेगी। आप भी इसे मानते हैं, हम भी इसे मानते हैं, लेकिन कहा क्या था ये तो सुनना ही चाहिए। And in terms of the deepening of the banking system and looking for ways to go forward. Prime Minister Modi has a goal of a $5 trillion economy. तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट 2019 में खुले तौर पर कह रहे हैं भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की दिशा में बढ़ेगी। और खुद प्रधानमंत्री ने चूंकि इस बात का जिक्र किया है, तो पूरी इकोनॉमी और जीडीपी को लेकर किसी भी देश की पूरी जनता के साथ वहां के डेवलपमेंट का जिक्र होता है। और उसके दायरे में कोर सेक्टर आता है, जिसमें कोयला भी है, स्टील भी है, जिसमें इस देश के भीतर की हर वो स्थिति है जिसको डेवलप होना चाहिए। और इस इकोनॉमी में भारत का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या बीते 6 बरस में हमारी रफ्तार वैसी रह पाई? और इसे तो छोड़ दीजिए, रोजगार को लेकर जो इस देश में तमाम डिग्रीधारी युवक हैं, उनको रोजगार दे पाने की स्थिति में अगर ये देश ना आ पाया हो, और सवाल 2 करोड़ रोजगार देने का हर बरस का नहीं है, सवाल तो इन 6 वर्षों में जहां से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जिक्र शुरू हुआ, उसके बाद से 2 करोड़ नौकरियां भी दी गई या नौकरियां खत्म होती चली गई। बैंकों का जुड़ाव इस देश में बड़ी तादाद में बैंक कर्मियों की संख्या को कम कर देता है। पीएसयू का बिकना, प्राइवेटाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाना, अलग अलग मंत्रालयों की योजना का मोनेटाइजेशन करना, इस दायरे में इस देश में रोजगार और कम हो जाते हैं। इस देश के भीतर में परमानेंट रोजगार खत्म करते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर लाने की परिस्थितियां बड़ी हो जाती है। यानी एक ऐसी इकोनॉमी की रफ्तार पकड़ाई जाती है जिसमें इकोनॉमी चंद हाथों में कैसे सिमटे और उसके जरिए इस देश का नेटवर्थ $5 ट्रिलियन का कैसे हो जाए और बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बता सके कि भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी और उनका नेटवर्थ इतना, तो दुनिया के बड़े बड़े बैंक उन्हें कर्ज भी दें और अलग अलग देशों में भारत की कूटनीति जो संबंधों को बनाती है वो बिजनेस डील की दिशा में चलती चली जाए। इस पन्ने को नहीं खोला जाएगा आज, चूंकि इससे कॉरपोरेट के लिए क्या पूरी कूटनीति होती है यह एक अलग मसला है। लेकिन आखिरी मसला जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या एक ऐसी परिस्थिति के सामने भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आकर खड़ा हो गया जहां पर भारत का असल डाटा नहीं सामने आ रहा है, भारत के भीतर का भ्रष्टाचार कॉरपोरेट नेक्सस के जरिए न्यूयॉर्क की अदालत तक में उठ गया और अब केस चलने की शुरुआत होने वाली है। क्या यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सिर्फ चुनाव जीतने भर के लिए यह सारी चीजें रखी जाती है और उसके दायरे में भारत के भीतर वो मीडिया भी कोई सवाल पूछना नहीं चाहता है कि ये जो है वो सच क्या है? यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सारे दरवाजे बंद करते चले जाइए और फिर बताइए कि दरअसल घर इतना ही बड़ा है, वो दरवाजा मत देखिए, उसको आप दीवार मान लीजिए और घर इतना ही बड़ा है और सभी बेहद खुश हैं और दीवारों के उस पार कहीं लाभार्थियों की तादाद इस देश में बढ़ती चली जा रही है। किसान को भी 6,000 रुपए साल में दिए जाएंगे, मजदूरों को भी दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, बुजुर्गों को भी दिया जाएगा, पेंशन भी दिया जाएगा, सब्सिडी को लेकर भी सवाल उठते रहेंगे। यानी इस दायरे में वह इकोनॉमी जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की होनी थी, उस इकोनॉमी को लेकर कोई जादू ही हो सकता है कि अगले 361 दिनों में भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाए और भारत दुनिया में अमेरिका, चीन के बाद तीसरे नंबर पर आकर खड़ा हो जाए और हमें जादू पर भरोसा है, प्रधानमंत्री के जादू पर। वो कर दिखाएंगे 361 दिनों में 1.59 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और जुड़ेगी और जब 2026 के जनवरी में हम आप खड़े होंगे तो उस वक्त हम कहेंगे देखिए हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया, यही वो जादू है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।